पीले पन्नों से अध्याय 4 में आपका स्वागत है। संस्मरण मसूरी के एक बोर्डिंग स्कूल के पहुंचा इंटरव्यू के लिए। समुद्र मनुष्य की सीमा बताता है तो पर्वत बौनापन। समय के साथ व्यक्ति की आर्थिक आवश्यकताएं बढ़ती हैं। डिग्री कॉलेज की प्राइवेट नौकरी में वेतन अत्यल्प है। उसी समय हिंदुस्तान टाइम्स के मंगलवार एसेंट में मैंने देखा मसूरी के एक बोर्डिंग स्कूल में पीजीटी हिंदी की रिक्ति। पता नहीं श्री पराग चतुर्वेदी आईआईटी रुड़की के पूर्व हिंदी प्रकोष्ठ प्रभारी कर्मी को याद हो या ना हो, उनका एक कथन याद आ रहा है। ईश्वर जब देने पर आता है तो शत्रु के हाथों भी पुरस्कृत कर देता है। वस्तुतः मुझे मसूरी के उस बोर्डिंग स्कूल की वो वैकेंसी दिखाने वाला मेरा प्रभावी प्रबल शत्रु ही था। मैंने अप्लाई कर दिया। उधर से 1 अप्रैल 2002 के इंटरव्यू हेतु बुलावा आया। पूर्व आने पर स्कूल की ओर से ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं। मार्च 31, 2002 की दोपहर मैं मसूरी पहुंचा। पहाड़ों की रानी कहते हैं उसे। राजा कौन है पता नहीं। ठहरने की व्यवस्था स्वयं करनी थी। मैं एक परिचित के विभाग के मसूरी स्थित गेस्ट हाउस का पता लेकर गया था। उन्होंने कहा था कि कुछ भी हो उनका नाम लूंगा तो केयर टेकर मेरे ठहरने की व्यवस्था अवश्य करेगा। उन्होंने उसे फोन पर सूचित करने की बात भी कही। मसूरी में 2 बस स्टैंड हैं, एक पिक्चर पैलेस साइड व एक लाइब्रेरी साइड। इन दोनों के मध्य है लगभग 8-9 किलोमीटर की माल रोड। मेरी बस पिक्चर पैलेस साइड के स्टैंड पर पहुंची। वहां से मसूरी से लगे मूल निवासियों के छोटे से नगर व कैंट लैंडोर की और थोड़ा सा ही चलने पर गेस्ट हाउस आ गया। यात्री सीजन शुरू हो चुका था। तब गेस्ट हाउस पहुंचकर वहां के कर्मी से पता चला कि फुल है पूरा। मैंने उसे केयर टेकर, जिसका घर रेस्ट हाउस के पीछे की ओर था, को जाकर अपने परिचित का नाम बताने व उनके भेजे व्यक्ति अपने आने की बात कही। कर्मी गया और अकेला ही वापस लौटकर आया। बोला उन्होंने कहा है कोई रूम खाली नहीं है। तब 3 दिनों के लिए बुक हैं। मुझे बहुत अखरी ये बात, क्योंकि परिचित ने उस केयर टेकर पर अपनी अनेक कृपाओं का उल्लेख करते हुए बहुत विश्वास से कहा था कि केयर टेकर मेरे लिए व्यवस्था कर ही देगा। अधिक ये बात चुभी कि स्थिति जो भी थी, केयर टेकर ये बात आकर स्वयं ही कह देता। यात्री सीजन में पर्वतों के होटल्स के किराए सामान्य से कई गुना बढ़ा दिए जाते हैं, वो भी आराम से मिल जाएं तो। मैंने उस कर्मी को कहा मुझे केयर टेकर से मिलवाएं। वो मुझे पीछे की ओर लेकर चला तो उधर से एक 15-16 वर्ष की बच्ची आ रही थी। मैंने उससे पूछा, जी केयर टेकर का नाम आपके फादर हैं क्या? वो बोली, नहीं, हमने तो उनके घर एक रूम लिया है। शाम को 2 रूम खाली होंगे तो हम उधर शिफ्ट हो जाएंगे। स्थिति स्पष्ट थी। फिर भी मैं केयर टेकर तक पहुंचा। मिलते ही वो थोड़ा झुंझला गया। बोला, मैंने तो बोला था कोई रूम खाली नहीं है। मैंने अब कड़ाई से पूछा, ये जो गेस्ट से बैठे हैं, ये आपके गेस्ट हैं या आपने अपने घर में भी रूम देने शुरू कर दिए हैं? वो सक पका गया। बोला, अब इनके छोटे बच्चे हैं तो इन्हें कहां भेजता? कोई रूम खाली होगा तो ये वहां शिफ्ट हो जाएंगे। मुझे अगले दिन इंटरव्यू देना था। केयर टेकर का सच समझ आ चुका था और ये भी कि किसी की पूर्व कृपा की अपेक्षा व्यक्ति वर्तमान का लाभ पहले देखता है। वो धन का हो
तो फिर कुछ नहीं देखता। केयरटेकर को फिर कुछ ना कह मैंने गेस्ट हाउस छोड़ दिया। मैं पुनः पिछड़ पैलेस की ओर मुड़ा। रास्ते का कोई होटल खाली नहीं था। शाम की खाली होने की संभावना वाले होटल 4-5 हजार रुपए एडवांस बुकिंग के मांग रहे थे। पिक्चर पैलेस आकर गर्मागर्म जलेबी, समोसे व चाय उदस्त की। पेट का मसला रूम के आगे क्या। एक विश्वास था कि जब यहां तक आ गया तो ठहरने का ठिकाना भी मिलेगा। सोचा स्कूल की ओर ही चलूं और रास्ते में होटल्स में रूम की पूछताछ भी। रेस्टोरेंट के मालिक लगभग 50-55 वर्षीय ने बताया कि बोर्डिंग स्कूल यहां से लगभग 1.5 किलोमीटर लाइब्रेरी साइड चलने पर ठीक माल रोड पर ही है। मैं उस ओर चल दिया। थोड़ा आगे जाने पर एक जनरल शॉप के मालिक सिख भाई से मैंने स्कूल का पता पूछा तो उन्होंने बस थोड़ा ही आगे कहकर प्रश्न किया, कुछ काम है क्या वहां? मैंने अगले दिन इंटरव्यू के बता दिया तो उन्होंने बेस्ट विशेष दी और फिर पूछा कि रुके कहां हैं आप। मेरे ये बताने पर कि रूम की तलाश भी है, वे बोले कि आप बैग्स यहीं रखकर स्कूल होकर आओ, तब तक मैं आपके रहने की व्यवस्था करता हूं। मैंने कहा कि मैं अधिक किराया नहीं दे पाऊंगा तो वे बोले आपको कुछ कहने का मौका नहीं मिलेगा। पता नहीं क्यों उन पर विश्वास करके मैं माल रोड से बस थोड़ा सा ऊपर उस बोर्डिंग स्कूल के गेट पर पहुंचा। गार्ड ने आने की वजह पूछी तो देखना स्कूल है ये कारण सुनकर वो बोला, सामने स्केटिंग ग्राउंड में हेड मिस्ट्रेस हैं, मैं उनसे पूछकर आता हूं। लौटकर उसने कहा कि मैं जा सकता हूं, लेकिन केवल हेड मिस्ट्रेस के पास तक। गेट से एक लंबा रास्ता था। आगे जाकर एक चौराहा, चौराहे के एकदम बाएं ऊपर की ओर एक रास्ता, उसी के ठीक शुरू में एकदम बाईं ओर स्केटिंग का बहुत चौड़ा व गेट तक लंबा ग्राउंड, जिसकी चौड़ाई की दूसरी ओर एक पर्याप्त ऊंचा उतना ही लंबा चौड़ा स्टेज था। स्केटिंग ग्राउंड की बाउंड्री के ठीक बीच खड़ी थी जीन्स कोट में एक अच्छी लंबाई व सेहत की गंभीर व सौम्य लगभग 50 वर्षीय महिला। ये थी मिसेज एक ईसाई नाम, उस बोर्डिंग स्कूल की हेड मिस्ट्रेस। उन्होंने पूछा, किसी बच्चे को एडमिशन दिलाना है क्या? मैंने कहा जी नहीं, स्वयं ही लेना है। वे प्रखर थीं, मुस्कुराकर बोली, कल हिंदी टीचर के इंटरव्यू के लिए। मेरे हां कहने पर उन्होंने स्कूल की संरचना के बारे में समझाया। मैंने उनसे पूछा कि इस समय वैकेंसी कैसे निकल आई तो उन्होंने बताया कि पीजीटी हिंदी की डेथ हो गई। वे बहुत ही एक्सपर्ट टीचर थीं, तो मिड डे सेशन में वैकेंसी बन गई। मुझे लगा कल का एक प्रत्याशी होने के कारण उनसे अधिक बातें करना ठीक नहीं। उनसे विदा लेकर मैं लौटने लगा। स्कूल में स्थान स्थान पर मिट्टी की अति सुंदर कलाकृतियां लगी थीं। मुझे स्कूल भा चुका था। अगले दिन उसे पसंद करना था या नकारना था मुझे। उन भाई की शॉप पर लौटा। उन्होंने थोड़ी ही दूर मेरे लिए एक सुंदर होटल में रूम की व्यवस्था कर दी थी। किराया भी ऐसा कि मैं कोई आपत्ति ना कर सका। डिनर की भी वही व्यवस्था। गेस्ट हाउस के अनुभव को याद कर मैंने अपनी आत्मा की दैनंदिनी में लिखा, कभी भी किसी के भरोसे कोई काम या खोज नहीं करनी। किसी के रेफरेंस के स्थान पर स्वयं के परिश्रम से करनी है व्यवस्थाएं। उन शॉप वाले भाई के अनुभव ने किसी संत कवि का एक बोध गीत भजन स्मरण कराया। हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम, तू क्यों सोचे बंदे सबकी सोचे राम।
दीपक लेके हाथ में सतगुरु राह दिखाए, पर मन मूरख बावरा आप अंधेरे जाए। पाप पुण्य और भले बुरे की वो ही करता तोल, ये सौदे नहीं जगत हाट के, तू क्या जाने मूल। जैसा जिसका काम पाता वैसे दाम, तो क्यों सोचे बंदे सबकी सोचे राम। हार ये न हिम्मत विसार ये न राम, तो क्यों सोचे बंदे सोचे सबकी राम। ईश्वर हमसे पहले वहां होते हैं जहां उन्हें साधना होता है हमारा काम, और वे हैं भला कहां नहीं। बस बनना तो हमें होता है उनकी दृष्टि के योग्य। सोचते सोचते निन्नी आ गई मुझे। पहुंचा इंटरव्यू के लिए अंश ब। अगली सुबह मैं माल रोड स्थित उस बोर्डिंग स्कूल में पीजीटी हिंदी के पद हेतु इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा। सुबह एक पहाड़ पर और उसके अंदर एक पहाड़ी पर प्रिंसिपल रूम। उस रूम के ठीक सामने बरामदा, बरामदे के दूसरी ओर ऑफिस, इन दोनों के ठीक मध्य एक बड़ा कक्ष, बहुत भव्यता व पुरानी कीमती चीजों से सजा। इसी कक्ष के मध्य पिछले भाग में प्रिंसिपल की सेक्रेटरी का ऑफिस, दाएं बाएं दो दरवाजे। ये बिल्डिंग के राजा के पर्वतीय प्रवास के आवास की थी, जिसे उसने इस स्कूल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को बेच दिया था। स्कूल उस समय लगभग 36 वर्ष पुराना था। कक्ष में उस समय 17 प्रत्याशी थे। कुछ इधर उधर आ जा रहे थे। पता चला कि स्कूल में उस समय पढ़ाई चल रही थी, परंतु वे कक्षाएं हैं किधर की ओर ये स्पष्ट नहीं था। एक सज्जन ने आकर सभी प्रत्याशियों की उपस्थिति की पुष्टि की, फिर खुद ही बोला, ओके, वो तो अभी क्लास में हैं, क्लास के बाद आएंगी। उन सज्जन ने हमें हमारे इंटरव्यू के क्रम बताए। मेरा नंबर 15वां बताया गया। इंटरव्यू शुरू हुए। मेरे इधर उधर बैठे प्रत्याशी उस वो की चर्चा करने लगे। एक बोला, वो कोई इंटरनल कैंडिडेट है, अजी उसी का होना है। दूसरा ऑथर कानन डायल का जासूस शेरलॉक होम्स उछलकर सामने आया। मैंने पता किया है, प्रिंसिपल भी कुछ महीने पहले आया है। सारा हल्का स्टाफ हटा रहा है। देखना, इंटरव्यू से ही होगा किसी ना किसी का सिलेक्शन। कोई कुछ। एकाएक उनकी नजर चुप बैठे हुए मुझ पर पड़ी। उनमें से सबने ही ताका और एक जिज्ञासु ने पूछा, आप कहां से आए हैं? मैंने शांत भाव से उत्तर दिया, शून्य से। चिढ़कर एक मोहतरमा ने पूछा, यहां से जाएंगे कहां? मैंने उससे भी शांत भाव से उत्तर दिया, शून्य में। उन सबकी समझ में आ गया कि मुझसे ना बोलना ही ठीक है, लेकिन उन सभी की निगाहें मेरे पास रखे 3 रजिस्टर्स पर थीं। उन सभी के पास अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स की एक पतली फाइल तो थी, परंतु मेरे पास उन सर्टिफिकेट्स के अतिरिक्त अब तक देश की लगभग सभी पत्र पत्रिकाओं में छप चुके 250 से अधिक लेख, अनेक कविताएं, बीबीसी लंदन के रेडियो कार्यक्रमों में भागीदारी के प्रमाण आदि भी थे। मेरी पीएचडी की थीसिस जमा हो चुकी थी, मौखिक प्रतीक्षित थी। प्रत्याशी इंटरव्यू हेतु जा आ रहे थे। बाहर आने वाला कोई तो बिना उस कक्ष में आए बरामदे से निकल लेता था, तो कोई अंदर रखे अपने सामान को लेने जैसे ही अंदर आता, मेरे अलावा सब उसे घेर लेते और पूछते कि अंदर क्या क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अंदर से आने वालों में से कुछ बता रहे थे कि उन्हें अभी रुकने को कहा गया है। इसी बीच वो जी आईं, जिनका जिक्र
ऊपर किया जा चुका है। वे वही 11 वर्षों से टीजीटी हैं और अब पीजीटी के लिए इंटरव्यू दे रही हैं। होना तो उन्हीं का है, लेकिन फॉर्मेलिटी तो करनी ही पड़ती है, आदि आदि। ये सब उन्हीं वो जी ने बताकर हमारे ज्ञान में अभिवृद्धि की। वो जी एकदम दुबली पतली सांवली, दुनिया से परेशान, अति भावुक सी अध्यापिका थीं, जिन्हें देखने से ही पता चल रहा था कि अपने मस्तिष्क में वे हर समय ये सोचती होंगी कि वे ना हों तो इस स्कूल का क्या होगा। थोड़ी देर में वो जी का इंटरव्यू भी हो गया। इंटरव्यू देते ही वे हम लोगों के पास आईं और भरी आंखों से बताया, देखा, सब बहुत संतुष्ट हुए मुझसे। मेरी क्लास है अभी, आप लोगों को सच्ची बेस्ट विशेष भी नहीं दे सकती। बस मेरा हो गया है ना, लेकिन आपका भी देखना कहीं ना कहीं हो जाएगा, कहकर वे तेजी से चली गईं। 3 ऐसे थे जिन्हें इंटरव्यू के बाद रुकने को कहा गया था। 5 अभी और थे। इनमें से 7 के चेहरे उतर गए। एक जो मस्त ही बैठा था, आप स्वयं समझ सकते हैं वो कौन था। मेरा नाम पुकारा गया और मैंने इंटरव्यू कक्ष में अनुमति लेकर प्रवेश किया। पहुंचा इंटरव्यू के लिए अंश सा। मैं इंटरव्यू बोर्ड के सामने था। अब बैठने के लिए कहे जाने पर बैठ गया। 4 लोग मेरे ठीक सामने थे और वे हेडमिस्ट्रेस जो एक शाम पहले मिली थी मेरे दाईं ओर। कुछ देर तक मेरा सभी बायोडाटा पढ़ते रहे। फिर उनमें से एक ने पूछा, आपका बोर्डिंग स्कूल का तो कोई अनुभव नहीं, टीचिंग का भी कुल 3.5 वर्ष का, तो आप यहां पढ़ा पाएंगे? मैंने कहा, जहां तक टीचिंग एक्सपीरियंस की बात है वो तो वास्तव में कम ही है, लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता कि बोर्डिंग में क्या दायित्व होते हैं टीचिंग के अतिरिक्त। वे मुझे बता दिए जाएं तो मैं कह पाऊंगा कि मैं बोर्डिंग स्कूल में रह पाऊंगा या नहीं। वे सब बहुत सहज थे और सौम्य भी। हेडमिस्ट्रेस ने मुझे बोर्डिंग के टीचिंग से पृथक दायित्व भी बताए। टीचिंग के अतिरिक्त बोर्डिंग में रहने वाले स्टूडेंट्स के मेंटर, प्रत्येक गतिविधि में समय का पूरा पालन, प्रतिदिन टीचिंग के अलावा अनेक ड्यूटीज आदि। इन संदर्भ में मैं आगे आने वाले किसी संस्मरण में पूर्ण परिचय दूंगा। हेडमिस्ट्रेस की बातों से यह स्पष्ट हो गया कि बोर्डिंग स्कूल की टीचिंग बहुत दायित्वपूर्ण और आर्मी की भांति अनुशासनबद्ध होती है। मैं तो सामान्यतः भी ऐसे ही जीवन को जीता आ रहा था, अतः उस स्थिति में जॉब की हां कहते हुए मुझे कोई झिझक नहीं हुई। बोर्ड ने मुझे यह बताया कि वो स्कूल ICSE काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन से संबंध है, जिसमें भारत के अतिरिक्त नेपाल, सिंगापुर व थाईलैंड के स्टूडेंट्स भी हैं। स्कूल के नियम में है कि हिंदी टीचर कक्षा के अतिरिक्त शेष समय अंग्रेजी में ही बात करेगा। ये सारी बातचीत भी 95% अंग्रेजी में ही हो रही थी। बोर्ड ने मुझे साहित्य या भाषा पर एक भी प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन मेरी PhD की थीसिस को सभी ने समय लगाकर देखा। बोर्ड ने मुझसे पूछा कि क्या मैं डेमोन्स्ट्रेशन दे सकता हूं। मैं स्वयं यही चाहता था। उन्होंने मुझे अपने साथ आने को कहा। प्रिंसिपल रूम से बाहर आकर हम बाईं ओर 4-5 सीढ़ियां उतरे। सामने बड़ा कक्ष, उसकी बाईं ओर 2 कक्ष, दोनों के बाहर क्रमशः क्लास लिखी थी 11वीं व 12वीं। सामने की ओर एक और बड़ा कक्ष। बोर्ड के एक अति स्मार्ट व्यक्ति ने 11वीं में खटखटाकर उसके स्टूडेंट्स को प्रेप रूम, जहां बोर्डिंग में रहने वाले बच्चे शाम को आकर अपना होमवर्क करते हैं, पूरा नाम प्रिपरेशन रूम,
में आने को कहा। उनके अंदाज से मैं समझ गया कि वे ही प्रिंसिपल हैं। इसी प्रकार उन्होंने 12वीं में कहा। उन दोनों क्लासेज के कुल 42 स्टूडेंट्स, उनके 2 टीचर्स व 5 बोर्ड मेंबर्स मेरे सामने थे। मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि उनके यहां हिंदी की कौन सी पुस्तक लगी है। वो 12वीं की एक बहुत सौम्य बच्ची थी। उसने बताया एक उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का, निर्मला। मैंने उन्हें बहुत संक्षिप्त में 3 बातें बताई। उस उपन्यास का नाम निर्मला ही क्यों रखा गया, उसकी कथा वस्तु आज भी क्यों प्रासंगिक है, और वो उपन्यास 12वीं में पढ़ाने हेतु उनके पाठ्यक्रम में क्या सोचकर रखा गया। इसी क्रम में उन्हें ये भी बताया कि श्री प्रेमचंद्र मात्र प्रेमचंद ही थे। उन्होंने कभी अपने नाम के साथ मुंशी नहीं लगाया। एक बार त्रुटिवश वो कैसे लग गया था ये भी बताया। स्टूडेंट्स ही नहीं, बोर्ड व उन 2 टीचर्स को भी ये बातें रोचक व नई लग रही थीं। ये उनके चेहरों से स्पष्ट था। अध्यापन मात्र ज्ञान संपन्नता से ही संभव नहीं, संप्रेषण का गुण भी सफल अध्यापन हेतु अपरिहार्य है। बोर्ड ने कुछ और पढ़ाने का आग्रह किया। एक स्टूडेंट ने अपनी पुस्तक दी। उसी से मैंने पूछा क्या पढ़ाऊं, और मैंने कविता की व्याख्या की, अर्थ, प्रसंग व संदर्भ बताते हुए। डेमोस्ट्रेशन समाप्त हुआ। हम सभी प्रिंसिपल रूम में आ गए। अब बोर्ड ने मेरे प्रकाशित लेखों के रजिस्टर देखने शुरू किए। उस सिटिंग का उनका अंतिम प्रश्न था, आपकी पीएचडी कब तक अवार्ड होगी। मैंने कहा कि यदि जून में मौखिकी हो गई तो नवंबर तक शायद। मुझे बाहर जाकर प्रतीक्षा करने को कहा गया। पुनः बुलाए जाने वालों की संख्या अब 4 हो चुकी थी। अभी 4 प्रत्याशियों के इंटरव्यू शेष थे। पीले पन्नों से अध्याय 4 का पहला भाग यहीं समाप्त होता है। आगे की कहानी के लिए सुनते रहिए भाग 2। धन्यवाद।